हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षा अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। अर्थात अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचकांक कहलाते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, लिटमस पेपर, मेथिल ब्लू। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो बैंगनी रंग का रंजक है। यह वनस्पति जगत के थैलोफाइटा समूह के एल्केन पौधे से निकाला जाता है तथा सभी संश्लेषित सूचक होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यदि विलयन उदासीन है तब लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। सूचक क्या होता है? पेपर से पूछा जाएगा सूचक क्या है, इसे परिभाषित कीजिए। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय माध्यम में एक रंग होता है तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग होता है। अर्थात दूसरी परिभाषा ये कह सकते हैं हम, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पूर्ण होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल भी जरूरी है दोस्तों, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थालीन, लिटमस पेपर, मेथिल ब्लू। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। आपसे पूछेगा प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो लिटमस कैसा है दोस्तों? प्राकृतिक सूचक है जो बैंगनी रंग का रंजक है। ये कैसा है दोस्तों? ये बैंगनी रंग का रंजक है। यह वनस्पति जगत में थैलोफाइटा समूह के एल्केन पौधों से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधों से निकाला जाता है तथा शेष सभी संश्लेषित सूचक होते हैं। शेष कैसे होते हैं? संश्लेषित सूचक होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, इसलिए यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। आपसे पूछेगा अम्ल लिटमस पेपर को किस कलर का कर देते हैं? तो अम्ल लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। एक दूसरे का विपरीत है दोस्तों। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। यदि विलयन उदासीन है तब लिटमस के पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गंधीय सूचक क्या होते हैं? गंधीय सूचक क्या होते हैं? परिभाषित कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंधीय सूचक क्या होते हैं? रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हम बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाता है, गंधीय सूचक कहलाते हैं।
रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षारीय है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती गंधीय सूचक कहलाते हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल, वेनिला आदि गंधीय सूचक के उदाहरण हैं। गंधीय सूचक के उदाहरण पूछेगा तो आपको क्या बताना है? प्याज, लौंग का तेल, वेनिला, ये कैसे उदाहरण है? गंधीय सूचक के उदाहरण है। अम्ल क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अम्ल क्या होते हैं? ये तो आना ही आना है 2021 में, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं अम्ल कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं अम्ल कहलाते हैं। किसी हाइड्रोजन आयन के कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होते हैं अम्ल कहलाते हैं। किसी हाइड्रोजन आयन के कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। जैसे HCl, HCl को जल में मिलाते तो H+ और Cl- देता है। जैसे HNO3 को जल में मिलाते तो क्या मिलता है? H+NO3+। CH3COOH को मिलाते हैं तो CH3COO-H+ निकलता है। H2SO4 को जल में घोलते हैं तो 2H+ और प्लस SO4 की पावर -2। जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन जल के अणुओं के साथ यह रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ हाइड्रोजन आयन H3O से व्यक्त करना चाहिए। हाइड्रोजन आयन को किससे व्यक्त करना चाहिए दोस्तों? H+ या H3O से व्यक्त करना चाहिए। क्षार क्या होते हैं दोस्तों? अम्ल क्षार दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्षार क्या होते हैं? क्षार जल में घुलनशील होते हैं। ये कैसे होते हैं दोस्तों? क्षारक जल में घुलनशील होते हैं तथा जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार जल में घुलनशील होते हैं तथा जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस प्रकार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इस प्रकार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है। इनका स्पर्श साबुन की तरह तथा स्वाद कड़वा होता है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है एवं pH मान 7 से ऊपर होता है। जैसे NaOH को जल में घोलते तो Na+OH- निकलता है। KOH को जल में घोलते तो क्या निकलता है? K+OH-। CaOH का होल्ट को घोलते तो क्या निकलता है? Ca+2 और OH। उदासीनीकरण क्या होता है दोस्तों? अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा लवण एवं जल प्राप्त होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर रासायनिक क्रिया होती है तो लवण एवं जल प्राप्त होता है। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है? अम्ल एवं क्षार की परस्पर क्रिया द्वारा लवण एवं जल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाती है।
अम्ल HCl और क्षार NaOH। अम्ल HCl क्षार NaOH की क्रिया कराते हैं तो NaCl लवण और इसके साथ जल प्राप्त होता है H2O। जल में अम्ल या क्षार की घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। जल में अम्ल या क्षार की घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती। कैसी होती दोस्तों? अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती। तो आपसे पूछ सकता है जल में अम्ल या क्षार की घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तनुकरण क्या होता है दोस्तों? तनुकरण क्या होता है? परिभाषित कीजिए। तनुकरण क्या होता है? जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O या OH माइनस में प्रति इकाई आयनन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तनुकरण क्या है दोस्तों? जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयन की कमी हो जाती है। जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक तनुकूल होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये अम्ल एवं क्षार तनुकूल होते हैं। पीएच स्केल या पीएच मान क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच स्केल या पीएच मान क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है, जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक उषांश जो एक जर्मन शब्द है। पी क्या है दोस्तों? एक सूचक है जिसे पुषांश जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पी का मतलब क्या होता है? पावर या सूचक या शक्ति होता है। स्केल में 0 अधिक अम्लीय से तथा 14 से अधिक क्षारीयता से व्यक्त करते हैं। स्केल में 0 से अधिक अम्लीयता से तथा 14 से अधिक क्षारीयता से व्यक्त करते हैं दोस्तों। स्केल दी गई है दोस्तों। स्केल देख लीजिए। 0 से 6 तक कैसा होता है दोस्तों? अम्लीय क्रम होता है। अम्लीय क्रम कैसा होता है? बढ़ता है दोस्तों। अम्लीय क्रम कैसा होता है दोस्तों? बढ़ता है। 8 से अधिक होने पर क्षारीय क्रम बढ़ता है। 0 सबसे ज्यादा अम्लीय है, फिर उससे कम अम्लीय 1 है, उससे कम अम्लीय 2 है। 6 से 0 की ओर जाने पर अम्लीय क्रम बढ़ता है और 8 से 14 की ओर जाने पर क्षारीय क्रम बढ़ता है। 0 से 6 तक अम्लीय होते हैं और 8 से 14 तक कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं दोस्तों। 7 उदासीन होता है जो जल होता है। फॉर्मूला देख लीजिए दोस्तों, पेपर में इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है पीएच मान, उससे फॉर्मूला से हल भी करने के लिए आ सकते हैं न्यूमेरिकल। तो देख लीजिए, पीएच बराबर लॉग एच प्लस, पीएच बराबर लॉग एच प्लस, जहाँ एच प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है।
लॉग इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 की पावर माइनस pH हाइड्रोजन आयन सांद्रण, P की पावर OH बराबर माइनस OH की हाइड्रोजन सांद्रता, 10 की पावर माइनस POH OH की माइनस हाइड्रोजन सांद्रता। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे अम्ल जिनमें अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न होते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जिनमें अम्लीय विलयन में कम H+ आयन उत्पन्न होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जिनमें जलीय विलयन में कम H+ आयन उत्पन्न होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। यदि विलयन में H+ आयन अधिक उत्पन्न होते हैं तो विलयन कैसा होगा? प्रबल अम्ल होगा। यदि विलयन में कम H+ आयन उत्पन्न होते हैं तो ये कैसा होगा? दुर्बल अम्ल होगा। अम्लीय वर्षा क्या है दोस्तों? पेपर में कई बार पूछा गया है, अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करके वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जब वर्षा होती है तब वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं दोस्तों? वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और जब वर्षा होती है तब वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है अम्लीय वर्षा समझाइए, उससे क्या प्रभाव होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, वो बताइए दोस्तों। इससे त्वचा का कैंसर होता है। इससे त्वचा का कैंसर होता है। पेड़ पौधों को नुकसान होता है। भूमि की उर्वर शक्ति कम हो जाती, उर्वरक शक्ति क्या हो जाती? कम हो जाती दोस्तों। उर्वरक शक्ति कम हो जाती, कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इससे संगमरमर सफेद का रंग पीला होने लगा है। किसके कारण होने लगा संगमरमर सफेद का रंग पीला? अम्लीय वर्षा के कारण। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पेपर में, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय समझाइए, दांतों का क्षय होना समझाइए। पीएच परिवर्तन के कारण दांतों का क्षय होना इस प्रकार दोस्तों, मय के पीएच का मान 5.5 होता है। मय के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मय के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितने से कम होने पर दोस्तों? 5.5 से कम होने पर क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रॉक्सीपेटाइट का बना होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह जल में नहीं घुलनशील, लेकिन मुख का पीएच मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। दंत क्षय से बचने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा
को उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो किस प्रकार के मंजन का उपयोग करके दोस्तों? क्षारीय मंजन का उपयोग करके दंत क्षय को रोका जा सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लीजिए। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रॉक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग है। यह जल में नहीं घुलनशील, लेकिन मुख का पीएच मान 5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। दंत क्षय से बचने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। दंत क्षय से बचने के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। प्राकृतिक अम्ल क्या है? प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से हैं? लिखिए, आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक अम्ल कौन कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए उन्हें। 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक अम्लों का वर्णन कीजिए। सिरका, सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ये प्राकृतिक अम्ल है दोस्तों, सिरका। इसमें क्या पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। संतरा, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही कैसा होता है? खट्टा होता है दोस्तों। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आपसे पूछ सकता है दोस्तों सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल और चींटी के डंक में पेथेनोइक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। और चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? पेथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? HCOOH। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? पेथेनोइक अम्ल। विरंजक चूर्ण बनाने की विधियां। विरंजक चूर्ण क्या होता है? इसे बनाने की विधियां लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण बनाने की विधियां। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम होता है। ये जरूरी है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम याद होना चाहिए। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट इसका रासायनिक नाम है। बनाने की विधियां। नंबर 1 विधि है दोस्तों, शुष्क भुजा चूना, जिस पर क्लोरेट की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। शुष्क भुजा चूना जिस पर क्लोरेट की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जा सकता है। शुष्क चूना जिस पर क्लोरेट की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त किया जाता है। शुष्क चूना का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOH का होल ट्वाइस। और क्लोरेट Cl2 से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल प्राप्त होता है दोस्तों। बनाने की विधि क्या है दोस्तों? व्यंजक बनाने की विधि है
व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। शुष्क भुजा चूना जिस पर क्लोरेट की क्रिया कराने से ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 से क्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाती है दोस्तों CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है दोस्तों और H2O। इसके उपयोग क्या क्या होते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके उपयोग क्या होते हैं ये जरूर आपको पढ़ने हैं। इसका उपयोग जल को जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग जल की जीवाणुओं से मुक्त करने के हेतु किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग उपचायक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अपचायक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती लिनेन के व्यंजक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं दोस्तों, खाने वाला सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। आपसे पूछ लेगा खाने वाले सोडे का सूत्र क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों खाने वाले सोडे को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम होता है और उसका रासायनिक नाम क्या होता है। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका नाम होता है बेकिंग सोडा। उसका सूत्र होता है NaHCO3। बनाने की विधियां, खाने के सोडा बनाने की विधियां दोस्तों। खाने के सोडा बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम क्लोराइड जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा बनाने की विधि क्या होती है दोस्तों। बनाने की विधि है सोडियम क्लोराइड की जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से अभिक्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। जल का फॉर्मूला होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। अमोनिया का होता है NH3। जब इनकी क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसके साथ नौसादर प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। आपको याद रखना है बेकिंग सोडा और नौसादर दोनों का सूत्र। बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3 और नौसादर का होता है NH4Cl। बेकिंग सोडा के उपयोग, खाने वाले सोडा के क्या उपयोग हैं। इसके उपयोग निम्नलिखित हैं दोस्तों। इसका उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। पहला उपयोग है दोस्तों इसका पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्नाशक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने में किया जाता है। धावन सोडा या कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है। धावन सोडा
या कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र क्या होता है, इसकी बनाने की विधि क्या होती है, इस सबको बताएंगे दोस्तों हम। धावन सोडा या कपड़े धोने वाले सोडे का सूत्र होता है NH2CO3 10H2O। क्या होता है दोस्तों? NH2CO3 इंटू 10H2O। रासायनिक नाम होता है दोस्तों धावन सोडा या कपड़े धोने वाले सोडा का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। धावन सोडा या कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट NH2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा बनाने की विधि क्या होती है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। यह एक क्षारकीय लवण है। यह कैसा एक क्षारकीय लवण है? बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीय लवण है। धावन सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं दोस्तों। आपसे पूछ सकता है धावन सोडा के उपयोग लिखिए। इसका उपयोग कांच साबुन कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग सोडियम के यौगिक के उत्पादन में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। चौथा उपयोग है दोस्तों, इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। किस में किया जाता है? आपसे पूछ सकता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। पांचवा है दोस्तों, इसका उपयोग बोरेक्स निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग किसके निर्माण किया जाता है? बोरेक्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसकी बनाने की विधि क्या होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते कैसे हैं? कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बनाने की विधि, निर्माण विधि इस प्रकार है दोस्तों। जिप्सम को 343 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट देता है। निर्माण बनाने की विधि, जिप्सम को 343 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट देता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम को 343 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट देता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जब इसे 343 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं दोस्तों, तो ये क्या निकालता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O
इससे प्राप्त होता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं दोस्तों? इसके मोस्ट उपयोग हैं, ये बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के लिए करते हैं। दूसरा है मूर्तियों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग है दोस्तों, प्रयोगशालाओं में मनुष्यों के अस्थि कंकाल के निर्माण में भी किया जाता है। प्रयोगशालाओं में मनुष्यों के अस्थि कंकाल के निर्माण में भी किया जाता है। चौथा है, इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम एवं सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इनको हथेली पर रखने में ही धातु पिघलने लगती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम एवं सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। आपसे पूछ सकता है कौन सी धातुओं का गलनांक सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, तो आपको बताना है गैलियम एवं सीजियम धातु का गलनांक बहुत कम होता है। इनको हथेली पर रखने पर ही यह पिघलने लगती हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हम आपके लिए कक्षा 10 और 12 की सभी रिवीजन क्लासेस लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने आप तक नहीं सब्सक्राइब किया। हमने ये फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हमने आपके लिए फिजिक्स के सभी चैप्टर का रिवीजन करवा दिया है दोस्तों, और इसी क्रम में केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर लेकर आए हैं, और जल्द ही केमिस्ट्री भी रिवीजन हो जाएगी। इसके बाद हम बायो का रिवीजन करवाएंगे दोस्तों। तो वीडियो को बराबर देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।